सामने रहा इस प्रकार से। यह क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में पूछ रखा है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। क्वेश्चन कहता क्या है इसके लिए वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन पूछता है आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास से इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कैसे किया जा सकता है? समुद्री घास जो होता है से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किसको? आयोडीन को। आयोडीन आप जानते हैं, आयोडीन जो हम लोग नमक खाते हैं बेसिकली वो एक प्रकार का आयोडीन होता है और बेसिकली समुद्री घास से ही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? समुद्री घास से प्राप्त होता है, ठीक ना। लेकिन आयोडीन जो होता है बेसिकली दो तीन तरीका से प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री घास, यहाँ पे कैलिस या प्राकृतिक ब्राइन, इस तीन तरीका से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर सबसे उपयोगी जो होता है, उपयोगी तरीका जो होता है वो समुद्री घास होता है। इसीलिए हम लोग समुद्री घास से बात करते हैं और समुद्री घास से एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। देखिए सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित है। देखिए आयोडीन प्राकृतिक में पाया जाता है, यह अपना से बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। ये समुद्र में बहुत सारा मतलब प्राकृतिक में पाया जाता है आयोडीन, ठीक ना। तो यह सक्रिय तत्व होने का आयोडीन क्या है? बेसिकली सक्रिय तत्व होने के कारण क्या है? यह होता है बेसिकली समुद्री घास में पाया जाता है, ठीक ना। तो यह जरूर याद रखिएगा, यह सक्रिय तत्व होने के कारण यह आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में, मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और इसके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित है, जैसे कि समुद्री घास, कैलिस या प्राकृतिक ब्राइन। ये तीन है जो कि इसके प्राकृतिक स्रोत है जिसे समुद्र मतलब हम लोग आयोडीन को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे ना। यह आपको तीन चार ऑप्शन है, उसमें से आपको कह रहा है, खुद कह रहा है कि समुद्री घास से इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। यह खुद बोल रहा है कि समुद्री घास से हम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हमको बताइए। तो बिल्कुल बता सकते हैं समुद्री घास से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्ष। देखिए अब बात हो चुका है कि समुद्री घास से प्राप्त करना है, क्वेश्चन खुद कहता है समुद्री घास से प्राप्त करने के लिए, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, समुद्री घास से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या विधि है, इसके बारे में पूरा बताएंगे, ठीक ना। देखिए लेमनेरिया किस्म के समुद्री घास से आयोडीन, समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है। देखिए समुद्र में बहुत सारा मतलब घास होते हैं, बहुत सारा जंगल होता है, लेकिन उसमें एक प्रकार का होता है लेमनेरिया। क्या है? लेमनेरिया किस्म के समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। किसमें? तो लेमनेरिया किस्म के जो समुद्री घास होता है उसमें क्या होता है? आयोडीन प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। यहां तक समझ गए। समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर क्या कहते हैं हम, और समुद्री जो घास है लेमनेरिया किस्म का जो घास होता है उसको अच्छी तरह से सुखाएंगे। उसके बाद क्या? सुखाकर गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। उसको सुखाने के बाद क्या करेंगे? गड्ढा जानते हैं ना, गहिरा, समझ लो गहिरा, जिसको हम लोग गड्ढा कहते हैं। तो गड्ढा में उसको जलाते हैं, उसको जलाया जाता है। क्या? गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। जलाने के बाद प्राप्त राख को, जो जलाने के बाद जो प्राप्त राख होता है ना, जो राख प्राप्त होता है, तो ये कहता है प्राप्त राख को क्या है? केल्प कहा जाता है। प्राप्त जो राख बनता है उसको क्या कहता है? केल्प कहा जाता है। इस केल्प को जल में घुलाकर विलयन बनाया जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा लेमनेरिया किस्म के समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है। समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर गहरे गड्ढे में जलाया जाता है और जलाने के बाद प्राप्त राख को क्या कहा जाता है? केल्प कहा जाता है। जो प्राप्त जो राख होता है, जो भाई कुछ को जलाएंगे तो राख तो प्राप्त होवे करेगा, तो राख जब प्राप्त हो रहा है तो उसको हम नाम देते हैं केल्प, ठीक ना। अब कहते हैं इस केल्प को जल में घुलाया जाता है। आपको पता है जल क्या है? विलायक, और राख क्या हो जाएगा? विलय का काम करेगा, और दोनों घुलेगा तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा ना। ये 9th में पढ़ना भैया, ठीक ना। इस केल्प को जल में घुलाकर विलयन बनाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? इसे आंशिक रावाकरण कराने से जल में घुलनशील अवयव जैसे KCl, जैसे जल में घुलनशील अवयव होता है KCl, NaCl आदि बाहर निकल आता है। अगर उसमें हम क्या करेंगे? जब उसको विलयन बना लेंगे तो विलयन बना कर इसे आंशिक रावाकरण कराएंगे। क्या होता है? आंशिक रावाकरण कराने से क्या होता है? जल में घुलनशील, जो जल में बहुत सारा घुलनशील अवयव होता है जैसे KCl
यानी कि पोटासियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आदि बाहर निकल आता है। क्या होता है? वह बाहर निकल आता है। जबकि जल में अधिक घुलनशील अवयव जैसे पोटासियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड बच जाता है। क्या होता है? जल में जो अधिक घुलनशील जो अवयव होता है वह उसी में रह जाता है। जैसे कि ऑप्शन में बात करें तो क्या हो जाएगा? पोटासियम आयोडाइड यानी कि Ki, सोडियम आयोडाइड यानी कि Na बच जाता है। क्या इसमें अब उसके बाद क्या करते हैं? इसमें यहाँ पे MnO2 तथा सांद्र H2SO4 से 4 के मिलाकर आयोडीन प्राप्त करते हैं। अब इसके लिए समीकरण तो लिखना पड़ेगा। मेन तो यह हो गया, 5 नंबर इतना ही के लिए मिलता है भैया, याद रखिएगा। तो इसलिए समीकरण तो आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण के लिए ही 2 मार्क्स दिया जाता है। तो आप समझिए इसमें क्या होता है, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए लमनेरिया किस्म का जो समुद्री घास होता है उसको क्या करेंगे? उसमें आयोडीन उपस्थित रहता है। समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखा लेंगे, गहीरा में हम जला के उसको राख बना लेंगे और राख का नाम किया जाता है केल्प दिया जाता है। और केल्प को जल में घुलाकर विलयन बना लेंगे और विलयन को क्या करेंगे? उससे आंशिक रावाकरण कराने से क्या होता है? जल में घुलनशील जो अवयव होता है ना, जिससे KCl, NaCl आदि बाहर निकल जाता है। और जो जल में अधिक घुलनशील होता है जो कि बाहर नहीं निकल पाता है, अधिक घुलनशील अवयव जैसे यहाँ पे Ki जो कि पोटासियम आयोडाइड और Na यानी कि सोडियम आयोडाइड बच जाता है। और इसको क्या करेंगे? हम MnO2 तथा सांद्र H2SO4 के मिलाकर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए समीकरण लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ के मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2Na पोटासियम आयोडाइड, उसको अभिक्रिया किससे करना है आपको? MnO2, तो MnO2 प्लस 3H2SO4। जब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमारे से प्राप्त क्या होगा? 2NaHSO4 प्लस MnSO4 और लास्ट में क्या बच गया? जल बच गया और आयोडीन बाहर निकल गया। आयोडीन आ गया, I2 आयोडीन आ चुका है। इस प्रकार से अब यहाँ पे यह जो अधिक घुलनशील था हुआ था, अब फिर क्या करेंगे? Ki से कराएंगे ना भैया। यहाँ पे Ki यानी कि पोटासियम आयोडाइड से कराएंगे ना, तो 2Ki प्लस 2Cl क्या हो जाएगा? 2Cl। जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे 2KCl प्लस 2 आयोडाइड, जो आयोडाइड बाहर निकल जाता है, आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, यानी कि नमक आपका जो बाहर निकल गया। तो यह समीकरण आपको याद करना पड़ेगा। समीकरण को आपको कुछ करना ही नहीं है, समीकरण आपको याद करना ही पड़ेगा।